गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण तत्वों संकुलों में आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो निम्न है। फर्स्ट डेफिनेशन है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति। एक इकाई ध्रुव शक्ति उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डायन बल से या तो आकर्षित करें या फिर प्रतिकर्षित करें। इसे हम ध्रुव शक्ति कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति, पोल स्ट्रेंथ व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू एम इंटू एल, जो इसका फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। एम बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ, एल दो ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस होती है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, या इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है एम अपॉन ए। इस सूत्र को एल से ऊपर अंश और हर को दोनों से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा m इंटू एल। ऊपर वाले को हम चुंबकीय आघूर्ण से प्रदर्शित करेंगे और ए एल यानी कि ये एक जो क्षेत्रफल और ये एल स्क्वायर एल हो जाएगा तो ये आयतन बन जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन, या एक नई डेफिनेशन दें तो चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का अनुपात को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अगला पॉइंट गॉस का नियम तथा कुल चुंबकीय प्रेरण, गॉस लॉ एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। यदि किसी पदार्थ को एच गॉस की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव प्रेरित होता है। कुल चुंबकीय प्रेरण बी अथवा चुंबकीय फ्लक्स भी कह सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स, पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है। ये गॉस का नियम है तो ये आपको ध्यान में रखना है। गॉस का नियम, यदि किसी पदार्थ को एच गॉस की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव प्रेरित हो जाता है। कुल चुंबकीय प्रेरण बी अथवा चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है। नेक्स्ट, गॉस सूत्र होता है बी बराबर एच प्लस 4πI। समीकरण में जो फर्स्ट समीकरण इसको मान लेते हैं, इसमें एच का भाग देने पर अगला जो सूत्र बनेगा बी अपॉन एच बराबर एच अपॉन एच, सारी यूनिट के अंदर अपन एच का भाग दे रहे हैं, एच अपॉन एच प्लस 4πI अपॉन एच, और ये अपना जो बी अपॉन एच हो जाएगा बराबर 1 प्लस 4πI अपॉन एच होता है। ये नया सूत्र बना जो हमें ध्यान में रखना है। और बी अपॉन एच को मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं।
तो चुंबकीय अगला पॉइंट देखते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को B/H को उस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता परमेबिलिटी कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर B/H जो चुंबकीय पारगम्यता होती है। अगला पॉइंट, चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो ससेप्टिबिलिटी होती हैं इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं। वे पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, सेंसिटिव है, अर्थात चुंबकन से कितना प्रभावित होता है, उनको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं। काय बराबर होता है I/H। तो इन तीनों समीकरणों को मिलाते हैं तो एक नया समीकरण बनता है, P बराबर 1 + 4 पाई काई। ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है। P व काई जो कि चुंबकीय क्षेत्र के पदों के अनुपात हैं, और P व जो काई हैं वो यूनिटलेस होते हैं, मात्रकहीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। परमाणु की चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो कक्षीय गति होती है ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी अक्षीय गति होती है एक्सियल मोशन। प्रत्येक कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन प्रत्येक नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षों में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है, जिसे हम कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। इसी तरह से अक्षीय गति, जो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है, और अक्ष पर घूमने के कारण अक्षीय गति कहलाती है। तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, घूमता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर चक्रण करने के परिणाम स्वरूप अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इस प्रकार इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण प्रत्येक तत्व जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है चुंबकीय प्रॉपर्टी शो करता है, तथा ये पदार्थ एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सूरज और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक वर्ताकार गति करती हैं, जो ऑर्बिटल मोशन कहलाती हैं। इससे ऋतुएं बनती हैं, और तथा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी अक्षीय गति करती है, एक्सियल मोशन होता है, उससे दिन और रात बनते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिटल स्थित होते हैं उनके अंदर कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार गति करते हैं, जिसे कक्षीय गति कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है, इससे अक्षीय गति कहते हैं। इन दोनों ही मोशनों के कारण, गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनमें चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं, और तथा तत्व एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। संक्रमण तत्व निम्न प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। तो वे ट्रांजिशन तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वे उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को निर्वात की अपेक्षा स्वयं के अंदर से गुजारते हैं,
अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में प्रेजेंट होंगे उसका अनुचुंबकत्व गुण उतना ही ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होता है किसी तत्व का। अगला है, प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करता है और यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वे अपने आप को उस दिशा में व्यवस्थित करती हैं जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के समांतर व्यवस्थित कर लेती हैं। यानी कि जब आप किसी चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हो, जिसे हम छड़ चुंबक कहते हैं, और उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वो अपने आप को इनकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके समांतर व्यवस्थित कर देती है, पैरेलल व्यवस्थित करती हैं। और ये इसका डायग्राम है। और नॉर्थ और साउथ जो अपन ने बाह्य चुंबकीय ध्रुव लगा रखे हैं और इनके बीच में हमने कोई चुंबकीय पदार्थ की छड़ लगा रखी है और ये इनकी बल रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। तो जब आप इस जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने वाले पदार्थ की छड़ को यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हो तो ये अपने आप को इनके पैरेलल समांतर व्यवस्थित करती हैं। इसी तरह से जब नॉर्थ और साउथ में इस पदार्थ को रखते हो तो ये क्या करती हैं कि जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको अपने में से होकर गुजारती हैं। इससे इनकी जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। चुंबकीय आघूर्ण को इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं, म्यू बराबर रूट n+2 ऑल होता है। जो n होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस स्थिति में चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उनका मान बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनका जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है वो घटता है। कौन कौन से तत्व हैं जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। Cu2+, Ap3+, TiO ये तत्व है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। गॉस के नियम से देखें तो P बराबर 1+4π होता है। इसके अनुसार B जो H होता है उससे इसकी ज़्यादा देखने को मिलता है, P > 1 होता है और जो काई है वो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो धनात्मक होती है जब पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है तब। इस स्थिति में जो आई होता है वो एच का साथ देगा, अर्थात उनकी तीव्रता की दिशा में वृद्धि होगी और आई एच की दिशा में कार्य करता है। पी यहाँ पर क्या है, जो चुंबकीय पारगम्यता को मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बताता है। बी टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन को बता रहा है और एच चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक, यानी कि जो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित अवस्था में होते हैं। इस स्थिति में यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, उस पदार्थ को जब हम अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और जब उस पदार्थ को जो डायमैग्नेटिक होते हैं उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिक्षित करता है, अपने में से होकर नहीं गुजारता है, बहुत कम गुजारता है। ठीक है, तो ये प्रतिक्षित करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है तथा इस गुण को प्रति
चुंबकत्व कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस पदार्थ को जब अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके परपेंडिकुलर व्यवस्थित होने का प्रयास करता है, लंबवत व्यवस्थित होता है। तो ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती हैं, यानी कि इस पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर जा रही हैं तो ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्षित होने लगता है। ये पदार्थ क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिक्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो नॉर्मल वे में इनकी जो चुंबकीय तीव्रता होती है उससे भी इनकी जो तीव्रता होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। यदि ऐसे पदार्थ को की छड़ बनाकर चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटकाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत परपेंडिकुलर व्यवस्थित होने का प्रयास करती हैं और इनके जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए वहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो आगे देखते हैं। यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका जो चक्रण होता है, स्पिन होता है, वो विपरीत होता है, एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एकदम समान व विपरीत अवस्था में होते हैं। अतः जो परिणामी जो नेट चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है उसका मान 0 होता है, यानी कि इस स्थिति में म्यू बराबर 0 होता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं करते हैं, ताप और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर डिपेंड नहीं करते हैं। और गॉस के नियम से देखें तो इसका H ग्रेटर देन होता है B से और P जो लेस देन होता है 1 से, और जो काई का जो मान होता है वो ऋणात्मक देखने को मिलता है। इस स्थिति में जो I होता है वो H का विरोध करती है, अर्थात पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्षित होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ जो लोह चुंबकत्व के नाम से जानते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। यदि ये ऐसे पदार्थ होते हैं अगर उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और जब उस चुंबकीय क्षेत्र को वापस हटा भी दें तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की भांति ही व्यवहार करते हैं, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो यदि किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण इतना अधिक होता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा है उसके बावजूद भी अनुपस्थिति में वह पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करता है, उसे हम लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ये उसका एक विस्तृत रूप कह सकते हैं। किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त निम्न कंडीशन होना जरूरी होता है। एक तो जो उनकी ऊर्जा पट्टियाँ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, सकड़ी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन है कि जो पैरामैग्नेटिक तत्व हैं अगर वो फेरोचुंबकीय की बात व्यवहार करें तो उनको ये 2 पॉइंट यानी कि इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऊर्जा पट्टियाँ सकड़ी होनी चाहिए फर्स्ट है, और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके जो परमाणुक जो ऑर्बिटल होते हैं वो परस्पर अतिव्यापन कर सके या आंशिक पार्शियल रूप से सहसंयोजक बंध बना सके, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। अगर इनके बीच की गैप ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन वापस पेयरिंग कर लेंगे, तो यानी कि वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तथा ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन के लिए आवश्यक होती हैं और जिसे परिवर्तन घातांक भी कहते हैं का मान धनात्मक होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है जो कोई भी पैरामैग्नेटिक तत्व अगर उसको फेरोचुंबकीय
पदार्थ में कन्वर्ट करना है तो ये इन दो कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो तत्व होते हैं फेरोचुंबकीय होते हैं। इनका जो म्यू नेट होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। कॉपर है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है, यानी कि इसी स्थिति में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। Cu+, इसी स्थिति में यहाँ पर 3d10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसी स्थिति में सारे के सारे कैसे हैं, पैड है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो उस स्थिति में ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर उसी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 3d9 हो जाएगा, उस स्थिति में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो आयन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ होता है तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, यानी कि स्मॉल डाइपोल क्रिएट करते हैं जिसको हम ग्रेन नाम से जानते हैं। कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जब किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो H, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको लगाते हैं तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन चक्रण को समानांतर पैरेलल करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनिमय युग्मन एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं, यानी कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में स्थित है, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अगला पॉइंट है कि लोहे चुंबकीय पदार्थ को अगर अपन गर्म करते हैं तो इनका जो युग्मन है, विनिमय युग्मों की संख्या का अयुग्मन हो जाते हैं, यानी कि जो युग्मित है पैड हो रहे हैं वो वापस अयुग्मित हो जाता है, अनपैड हो जाते हैं। धीरे धीरे ताप बढ़ने पर सारे युग्मन अयुग्मित हो जाते हैं और ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी ताप कहते हैं। वह चुंबकीय जो उनका जो चुंबकीय गुण होता है वो नष्ट हो जाता है और चुंबक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाने लगता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। आयरन जो कि 1043 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, अनुचुंबकीय व्यवहार शो करेगा। इसी तरह से कोबाल्ट 1404 केल्विन पर ये अनुचुंबकीय हो जाता है। इसी तरह से निकल 631 केल्विन टेम्परेचर पर अनुचुंबकीय व्यवहार शो करता है। इसी को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ है और उनको इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि वे अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, उसको क्यूरी ताप कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि जो आयरन होता है 1043 केल्विन टेम्परेचर पर ये अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह से कोबाल्ट 1404 केल्विन पर अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और इसी तरह से निकल 631 केल्विन टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इसको हम क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं विपरीत फेरोचुंबकीय। जो फेरोमैग्नेटिज्म थे विपरीत, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिज्म थे उनमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी दिशा एक ही तरफ थी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास वाले की जो पैरेलल थे उनकी एक की दिशा ऊपर की तरफ है तो दूसरे की नीचे की तरफ हो जाती है, यानी कि एक क्लॉकवाइज था तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इस तरह से ये विपरीत एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विपरीत फेरोचुंबकीय यौगिकों में विनिमय युग्मन एक्सचेंज कपलिंग के पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, यानी कि ये समानांतरित तो है ही है, पैरेलल है, साथ में इनकी जो दिशा होती है वो विपरीत हो गई, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और वह टेम्परेचर जिस पर जो विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार शो करते हैं, उस टेम्परेचर को नील टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो वह ताप जिस पदार्थ का विपरीत फेरोचुंबकीय जो गुण होता है वो समाप्त हो जाए और पदार्थ अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम नील टेम्परेचर कहते हैं। और यहाँ पर देखो कि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती जा रही हैं, तो इसका जो म्यू का मान होता है
वो लगभग 0 देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कौन कौन से जो तत्व हैं विपरीत फेरोचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट लगा के हमने लिखा हुआ है, परमाणु संख्या 23 से 29 तक के तत्व वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इनके जो मिश्र धातु होते हैं, एलॉय होते हैं, एवं इनके यौगिक फेरोचुंबकत्व व विपरीत फेरोचुंबकत्व एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्योंकि कारण क्या है उनका, क्योंकि इनमें 3d व 4s जो ऑर्बिटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इस कारण इनकी जो विनिमय युग्मन होता है हो जाता है ना, यानी कि एक्सचेंज कपलिंग हो जाती है। इस वजह से ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो 23 से 29 तक के जो एलिमेंट हैं और उनसे बने हुए एलॉय हैं वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं फेरी चुंबकत्व है, फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें ये देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है फेरी चुंबकत्व, ये फेरोमैग्नेटिज्म व एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच का प्रभाव होता है, यानी कि यह फेरोचुंबकत्व व विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव होता है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका जो म्यू का मान होता है वो 0 देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इनका कुछ म्यू का जो मान होता है कुछ न कुछ देखने को मिलता है, वो फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान में रखना है, Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है जो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनका एरो ऊपर की तरफ है, एक का नीचे है, वापस ये 2 को ऊपर है। यानी कि जो विपरीत फेरोचुंबकीय था उसमें कैसा था कि एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, यानी कि जो पैरेलल तो है, साथ में क्या हो रहा है इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है स्पिन की वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा वो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि 2 के ऊपर है तो उनका चुंबकीय आघूर्ण अलग होगा और इसका, है ना, तो एक कैंसिल होगा तो भी एक जो उसका चुंबकीय आघूर्ण है एक का तो बचेगा। इस तरह से उनका जो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान में रखना है, Fe3O4 फेरी चुंबकत्व प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम इनको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस ग्राफ में जो ऊपर की तरफ हमने चुंबकीय प्रवृत्ति काई ले रखा है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हमने केल्विन टेम्परेचर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर का जो कर्व है वो फेरोमैग्नेटिज्म को बता रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बताता है, और उसका वह टेम्परेचर जिस पर फेरोचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसी तरह से जो विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका वह टेम्परेचर जिसके ऊपर ये अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है वो उनका नील टेम्परेचर कहलाता है। ये जो नीचे का एरो है ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से हमें समझ में आता है कि जो फेरोचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका वह टेम्परेचर जिस पर ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लग जाए उनको ये वाला टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा, जबकि विपरीत फेरोचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसका वह टेम्परेचर जिस पर ये चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है वो उसका नील टेम्परेचर कहलाता है। और ये नीचे वाला जो एरो है वो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता रहा है। यहाँ पर हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि फेरोचुंबकीय तथा विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार क्रमशः क्यूरी टेम्परेचर व जिसको हम TC से बता रहे हैं वह नील टेम्परेचर TN पर अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में जितने भी ट्रांजिशन मेटल तत्व होते हैं वो कितनी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया।
कुछ डेफिनेशन के बारे में देखा, है ना। तो पैरामैग्नेटिक नेचर कब शो करेगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी जो एलिमेंट होते हैं वो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि उनकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती हैं, चुंबकीय तीव्रता होती हैं, वो निर्वात की तुलना में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसी तरह से जो डायमैग्नेटिक तत्व होते हैं वो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं उनको रिपेल करती हैं, धक्का देती हैं, यानी कि उसमें से कम, अपने पदार्थ में से कम गुजरने देती हैं। तो इस स्थिति में जो उसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती हैं वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसी तरह से फेरोचुंबकीय पदार्थ, है ना, जिसको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ, और इसके बाद में हमने फेरी चुंबकत्व पदार्थ देखे जो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म कहलाते हैं। और उसका जो फेरी मैग्नेटिज्म का जो एग्जाम्पल था Fe3O4 था। और तो वह टेम्परेचर जिस पर फेरोचुंबकीय पदार्थ, है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, उस टेम्परेचर को हम जो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह से जो विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ होते हैं उन पर इतना टेम्परेचर दे रहे हैं कि वो भी अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाए, तो उस स्थिति में जो उस विपरीत फेरोचुंबकीय पर हमने जो टेम्परेचर दे रखा है वो नील टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और इस चैनल के माध्यम से आपको बीएससी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को, जो आपके साथी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और आप इनसे स्क्रीनशॉट लेके अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और साथ में इनके नोट्स ज़रूर तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप इनसे अपने नोट्स से रीड आउट करके अच्छे से समझ के और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।